सभी को? देखिए कल हमने ना नेशनल इनकम की 1 यूनिट कंप्लीट की थी, उसकी 1 यूनिट और बाकी केन्स थ्योरी वाली, लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगी आपको इस फर्स्ट चैप्टर के बाद, क्योंकि वो नेशनल इनकम पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा है बहुत मोनोटोनस सा हो चुका है सब, वो बार बार नेशनल इनकम जीडीपी जीएनपी। तो हम पहले बीच में बेसिक इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, थ्योरी का है और छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वापस कीन्स थ्योरी वाला चैप्टर, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स वाला। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, यूनिट 1। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको इसमें सिर्फ क्लास में जो बताया जा रहा है उसको अटेंटिव रह के सुनना है। थ्योरी का चैप्टर है, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। पहले तो हमें जानना है इस वर्ड का मतलब। अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स पे पहले जाएंगे, पहले हम जानेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। कुछ तो यूज रहा होगा तभी आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है। वैसे तो जो भी चीज पढ़ने के लायक लिखी गई है उन सबका कोई यूज है, लेकिन आपके प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में सी एस सी एम तीनों हो सकते हैं, तीनों में ही इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाई वी शुड स्टडी इकोनॉमिक्स, पहले हमें इन दोनों ही सवालों का जवाब जानना है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाई शुड नहीं मस्ट कर देती हूँ मैं, व्हाई वी मस्ट स्टडी इकोनॉमिक्स। तो पहले तो जानेंगे हम इस वर्ड इकोनॉमिक्स का मतलब। इकोनॉमिक्स को देखिए हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, और एंशियंट पीरियड में एक बुक भी लिखी गई थी, इसका नाम भी अर्थशास्त्री था, और ये बुक लिखी थी कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य भी बोलते हो, उन्होंने। तो एंशियंट पीरियड में इकोनॉमिक्स नाम से मतलब अर्थशास्त्र नाम से एक बुक लिखी गई थी, जो लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य नाम के, आपने इतिहास में कभी कोई मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे, उनके जो भी दरबार था उसमें एक मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उनका नाम क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी चाणक्य, जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। अब उस टाइम पे जो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी उसमें तो उस अर्थशास्त्र वाली बुक के अंदर उनके जो भी एम्पायर था उसकी पॉलिटिक्स के बारे में भी था, कि यहाँ पर जो भी सिस्टम है वो कैसे चलता था, डेमोक्रेसी थी या नहीं, लोगों को प्रजा को डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व किया जाता था, वो सब तो मेंशन था। साथ में ये भी लिखा गया था कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और उन रिसोर्सेज का यूज कैसे कैसे करते हैं। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का पर्पज ही हमारा क्या है? रिसोर्सेज की नॉलेज लेना। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ने, अगर इकोनॉमिक्स ना पढ़े तो क्या होगा और इकोनॉमिक्स पढ़ ले तो क्या होगा, उसको जानते हैं। आपकी तरह ये क्या है, एक पर्सन है, छोटा बच्चा है, इसकी एक लिस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिजायर लिस्ट। ये इसकी डिजायर लिस्ट है, आपकी भी होती है, इसकी भी,
चलो पहले हमने लिस्ट लिख दिया तो यहाँ पे डैश लगा दिया। इसकी एक लिस्ट है जिसमें इसके बहुत सारे अरमान एक ख्वाब है, जैसे हम सब के होते हैं, इस छोटे बच्चे के भी बहुत सारे अरमान और ख्वाब है। पर इसके अरमान और ख्वाब क्या है, पहले वो दिख लेते। इसको जाना है मूवी देखने पहले तो, फिर ये बोल रहा है कि मैं मूवी देखने के बाद जाऊंगा। अभी सबसे बढ़िया मौसम कहाँ हो रहा होगा इंडिया में, इसको भेज देते हैं अपन घूम। आप कहाँ जाना चाहते हो घूमने बताइए, वही लिख देंगे। आपकी डिजायर लिस्ट इसकी हो सकती है, कहाँ जाना है आपको घूमने। कहीं नहीं जाना। हिमांशी ने बढ़िया बोला कि जयपुर में ही बढ़िया मौसम हो रहा है। हाँ, जो जयपुर के उनको जयपुर सबसे ही बेस्ट लगता है। कुल्लू मनाली सुभाष को जाना है, रीमा को यूके जाना है, मसूरी। सुरभि बोल रही है जयपुर। पर जयपुर घूमने में पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे ना, ऐसी जगह होता है जहाँ पैसे लगेंगे जाने के। कुल्लू मनाली और मसूरी सही है, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, मनाली या मसूरी जाना है। कि एक तो मूवी देखने जाना है, दूसरा मनाली या मसूरी जाना है। और आपके क्या क्या डिजायर है आप बताइए, आप क्या क्या करना चाहते हो। एक हो सकता है आपको, एक मतलब एक दिन का डिजायर भी हो सकता है, जैसे इनका आज का मन हो रहा है कि आज तो बाहर डिनर करने जाएंगे रेस्टोरेंट में। इनका मन है कि ताज में चलते हैं अपन, तो ताज या ओबराय होटल में वहां पे जाके डिनर करने करेंगे। तो अपने एक दोस्त को भी ले जाना चाहते हैं और खुद भी जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो गया रेस्ट दोस्त, मतलब आप समझ जाओ कौन से दोस्त होंगे इनके। तो इनको जाना है मनाली जाना है। अभी इनको जाना है ताज, या वहां पर ताज में चाय पे भी ले जाएंगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, तो ताज और ओबराय होटल कहीं भी जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं डिनर के लिए। और क्या होती है आपकी ख्वाहिश, जैसे इनकी भी ख्वाहिश है मूवी देख ली। अच्छा, इन सब के लिए बढ़िया कपड़े भी होने चाहिए, तो इनको शॉपिंग भी करनी है, तो शॉपिंग के लिए भी इनको जाना है। और क्या हो सकता है, इतना ही लिखे फिर। चलो इतनी सी इनकी डिजायर थे, और भी ये बहुत सारी बाद में लिखेंगे। और इनको बुक्स पढ़ना पसंद है, कौन सी वाली, कॉमिक बुक्स। पढ़ाई वाली नहीं पढ़ते ये अभी, छोटे ही है तो स्टार्ट किए स्टडी, लेकिन जब इनको एज ए हॉबी कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कॉमिक बुक्स, ये इन्होंने ले ली। और एक है इनका फोन का रिचार्ज करवाना। तो ये सारे क्या है इनके डिजायर है, आपके होते हैं मेरे भी है, सबके है डिजायर। तो इन्होंने अपनी एक डिजायर लिस्ट बना ली। अभी छोटे बच्चे खुद अर्न नहीं करते हैं तो क्या कहाँ जाएंगे, अपने पापा मम्मी के पास जाएंगे। अब ये अपनी लिस्ट बना के ले गए मम्मी के पास, ये इनकी लिस्ट है, इनकी मम्मा है यहाँ पे, और इन्होंने लिस्ट दे दी मम्मी को। मम्मी ने लिस्ट को देखा और मम्मी ने बोला कि ये लिस्ट तो है आपकी बहुत लंबी, और मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं। फिर भी मम्मी ने अपने भोले भाले बच्चे को देखते हुए दे दिए। 1,000 रुपये मिले इनको, इतने ही मिलते हैं हम सबको मम्मी से, तो इनको भी क्या सिर्फ 1,000 रुपये मिले। वीडियो गेम खेलना है। हाँ मैं समझ गई, आपको बुक्स मतलब यहाँ पे डिजायर बुक्स आपकी वो तो हो ही नहीं सकती सिलेबस वाली। आपकी डिजायर है कि कॉमिक बुक, नॉवल, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ठीक है। और रिचार्ज करवाना है। अभी मम्मी के पास लिस्ट लेके गए, मम्मी ने शक्ल देखी, जैसे आप लोगों की भोली भाली शक्ल है वैसे इनकी भी भोली शक्ल थी। तो इन्होंने, इनकी मम्मी ने फिर भी सोचा कि दे ही देते 1,000 रुपये, उदास हो जाएगा बच्चा, तो 1,000 रुपये दे दिए। अब ये फिर से क्या हो गए, उदास हो गए। अब इन्होंने क्या सोचा कि सारे सपनों पे फिर गया पानी। ये कहाँ, ताज होटल में जाने वाले थे, रेस्टोरेंट मतलब डिनर के लंच के लिए, इनको मिले टोटल 1,000 रुपये, ये हो गए उदास ऐसे। अब उदास होने से थोड़ा ना काम चलेगा। मम्मी ने बोला कि 2 मिनट और रुकाना यहाँ पे, तो ये 1,000 रुपये भी क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। तो इन्होंने फटाफट 1,000 रुपये लिए और यहाँ से चल दिए मम्मी के पास से। अब इन्होंने क्या सोचा कि इन 1,000 रुपये से, जो मेरे पास 1,000 रुपये है, कैसे मैं खुद को सबसे ज्यादा खुश कर सकता हूँ। मतलब इन 1,000 रुपये का मैं यहाँ पे अलोकेशन किसमें,
अपने डिजायर को पूरा करने के लिए किस तरह करूं कि मुझे क्या रिसीव हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। आप भी यही करते होते तो ऐसे थोड़ा ना कि गुस्से में 1,000 रुपये वापस दे देते कि नहीं हमको तो पैसे ही नहीं चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे भी, लिस्ट लेके गए और 1,000 रुपये दिए, तो वो इमोशनली क्या करते हैं मम्मी को मनाने के लिए कि आप ही रख लो 1,000 रुपये, हमें तो नहीं चाहिए। और मम्मियाँ भी होशियार होती है कुछ कि दे दे बेटा वापस, 1,000 रुपये मत ले, ठीक है। लेकिन आपको इतना होशियार नहीं बनना है, आपको 1,000 रुपये मिले आप वहां से लेके निकल लो। अब क्या करना है आपको, वो अलोकेशन करना है। किसमें? आपको अपनी डिजायर पूरा करने के लिए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव करने के लिए इन 1,000 रुपये का अलोकेशन करना है। अब अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या अलोकेशन ऑफ मनी क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। हो सकता है किसी को मूवी देखना ज्यादा पसंद हो इन कंपैरिजन टू बुक्स, तो मूवी देखेगा, और किसी को बुक्स पढ़ना पसंद हो वो बुक्स खरीदेगा। लेकिन सारी डिजायर तो पूरा नहीं हो सकती, तो अब हम करते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स क्या है, मनी। रिसोर्स हो गया हमारा मनी, कितने, 1,000 रुपये। तो चलो अलोकेशन करते हैं। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करोगे। तो सबसे बेसिक नीड्स कौन सी है, रिचार्ज। रिचार्ज महंगा कर दिया जियो एयरटेल दोनों ने, तो चलो यहाँ पे रिचार्ज के पैसे लिख देते। 400 रुपये तो यहीं चले गए, 400 रुपये यहाँ गए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या थी, रिचार्ज करवाना। उसके बाद आप क्या खरीदो करोगे, देखिए ये तो पहले ही हट गए, मनाली मसूरी और रेस्टोरेंट और ताज, इनका तो कोई स्कोप ही नहीं बचा, ये तो वैसे ही गए। अब बची है तीन चीजें, मूवी, शॉपिंग, बुक्स, कॉमिक। अब इन्होंने सोचा मूवी भी देख ही लेते हैं। अभी कोई नई मूवी आई है क्या, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई हो तो कोई बढ़िया, ठीक है, वो यही वाली मूवी देख लेंगे। समझ लीजिए 200 रुपये का टिकट खरीद दिया, तो 200 रुपये यहाँ चल गए। शॉपिंग करने, बुक्स, कॉमिक, कॉमिक बुक्स इन्होंने खरीद ली 100 रुपये की। अभी भी कितने बचे, 300 रुपये बचे। 300 रुपये में कोई ठीक ठाक टी शर्ट आई जाती होगी, तो इन्होंने 300 रुपये की खरीद ली टी शर्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनके रिसोर्सेज हो चुके हैं खत्म। 1,000 रुपये थे, पूरा का पूरा इन्होंने क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया। तो अलोकेशन करने से पहले इन्होंने सोचा क्या था कि मैं मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज का अलोकेशन किस तरह से करूं कि मुझे क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन भी यही है। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो क्या होते हैं, लिमिटेड। अभी हम रिसोर्स के बारे में और पढ़ेंगे। रिसोर्स तो होते हैं हमारे पास लिमिटेड, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जहां पर हमें इन्हें अलोकेट करना होता है वो डिजायर क्या होते हैं हमारे, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड डिजायर में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज का अलोकेशन उस वे में करना होता है कि आपको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप एक बार ये वाला एग्जाम, चलो ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, नोट करने की जरूरत है क्या ये वाला। ये तो लिख लेना आप, यहाँ तक तो लिख लो कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाई वी मस्ट स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नामक एक बुक भी लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। और अभी हमने क्या देखा, हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लिखिए आगे वाली बात, क्या लिखेंगे, रिसोर्सेज, नहीं रिसोर्सेज में लिखिए, पहले लिखिए डिजायर्स। डिजायर और वांट्स क्या होती है हमारी, अनलिमिटेड। और इनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, अलोकेशन या अलोकेट। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, इसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या करें, किसके रिगार्डिंग, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज
in that manner that we can achieve maximum satisfaction. तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर वे में हो सके, इसी डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे और बढ़ते हैं। डिजायर और वांट्स होते हैं लिमिटेड, रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, सो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन दैट मैनर दैट वी कैन अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे एन आएगा लास्ट में। हो गया। अब इसमें आगे और लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स हमने ऊपर एक वर्ड लिखा था, जिसको हमने अर्थशास्त्र बोला था। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी, और शास्त्र का मतलब स्टडी। दैट मीन्स ऐसा सब्जेक्ट जहां पे आप किसकी स्टडी करते हो, मनी की स्टडी करते हो। तो इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिएगा, आपने कितने भी कंसेप्ट पढ़े हो, जो भी कंसेप्ट पढ़ा हो, अल्टीमेटली इंपैक्ट किसको कर रहा होगा, मनी को। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम डिमांड को समझ रहे थे, लेकिन डिमांड को समझने का हमारा कंटेक्स्ट क्या था, प्राइस से रिलेटेड था। सप्लाई में भी हम किसका इंपैक्ट देख रहे थे, प्राइस का देख रहे थे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम किसको देख रहे थे, कॉस्ट को देख रहे थे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कितनी है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी हम क्या देख रहे थे, मनी को ही देख रहे थे कि फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। तो अल्टीमेटली बता क्या रहा था कि मार्केट में मनी या कॉस्ट कैसे कैसे इंपैक्ट हो रहा है। नेशनल इनकम में तो पूरा चैप्टर ही किससे रिलेटेड था, मनी से रिलेटेड था। तो मनी ऑफ स्टडी क्या होती है, इकोनॉमिक्स है। दैट मीन्स all factors that are related to earning of money and spending of money we will study in the subject of economics. So earning of money, and spending of money. तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम जो भी कंसेप्ट देखते हैं, या तो वो अल्टीमेटली अर्निंग को इम्पेक्ट कर रहा होता है या स्पेंडिंग ऑफ मनी को इम्पेक्ट कर रहा होता है। हो सकता है कभी कभी आपको डायरेक्ट रिलेशन नजर ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली भी वो अल्टीमेटली इम्पेक्ट किसको करेगा, मनी को ही इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं मॉड्यूल को। अच्छा, फिर ये भी तो देखना है हमें कि मैंने तो आपको बता दिया इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़नी है। उस छोटे बच्चे को जिसकी डिजायर लिस्ट थी, उसने अपने अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आराम से कर लिए 1,000 रुपए। वहां तो उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं थी, फिर भी उसने अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लिया। हमें भी क्या करना है, बिजनेस में जाके अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही तो करना है। तो फिर हमें क्यों इकोनॉमिक्स पढ़नी है। देखिए इसका आंसर है ये है कि कोई भी जब इंडिविजुअल पर्सन अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग करेगा, जैसे मैं अपनी सैलरी को देख के और अपने डिजायर को देखूंगी, तो मैं बहुत इजीली अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकती हूँ कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको तो पूरी कर लूंगी नीड्स को, और जो अदर रिक्वायरमेंट है उसको मैं पोस्टपोन कर देती हूँ, फ्यूचर में जब कभी पैसे आएंगे तो मैं पूरी करूंगी। ये तो मेरी इंडिविजुअल पर्सन की बात हो गई। लेकिन अगर मुझे पूरे कंपनी का डिसीजन लेना है, बिजनेस का डिसीजन लेना है, दूसरा मुझे स्टेट लेवल पे डिसीजन लेना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजन लेना है, या पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेना है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग इतनी इजी नहीं होगी। इसका एक और एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड बोला ना, लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे ऊपर हमने कौन सा वर्ड लिखा, रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, लिमिटेड होते हैं। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे तो हमने मनी देखा, लेकिन आपको मुझे जवाब देना है इसका
कि ये तो इंडिविजुअल पर्सन की बात थी जहाँ पे मैंने आपको मनी का एग्जांपल देके बता दिया। अगर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या समझ पा रहे हो? कौन से रिसोर्सेज है जो हमारे पास लिमिटेड है और कौन से रिसोर्सेज का हमें अलोकेशन ऐसे वे में करना है कि पूरी सोसाइटी को ही सबसे ज्यादा फायदा हो? तो आप इसका जवाब दीजिए पहले। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब जवाब दीजिए, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड हैं और जिनका हमें क्या करना है? अलोकेशन करना है। वेरी गुड मानसी, पेट्रोल एंड कोल। दैट मीन्स जो भी चीजें हमें नेचर से मिली है, जिसको ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सारे क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे? एक तो था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों ही अपने आप में क्या है? ये चारों ही अपने आप में लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर किसी भी कंट्री के पास ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो ना, तो फिर उसको वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? अब इसको भी समझिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड है तो फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी ही नहीं है। जैसे पहला मैंने क्या लिखा? लैंड। ये है पीस ऑफ लैंड। ये एक पीस ऑफ लैंड है, कहीं पे भी हो सकता है, शहर गांव कहीं भी। इस पीस ऑफ लैंड के क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल है। जैसे इसके बहुत सारे यूजेस है। इस पे कुछ भी बन सकता है या कुछ भी उगाया जा सकता है। इस पीस ऑफ लैंड पे फार्मिंग भी हो सकती है। इस पीस ऑफ लैंड पे बिल्डिंग भी बन सकती है। इस पीस ऑफ लैंड पे इंडस्ट्री भी लग सकती है। इसी पीस ऑफ लैंड पे हॉस्पिटल भी बन सकता है। इसी पे स्कूल बन सकता है। इसी पे हाईवे बन सकता है। ठीक है, इसके और भी यूजेस हो सकते हैं, मल्टीपल यूजेस। पर पीस ऑफ लैंड तो एक ही है ना हमारे पास। चीज एक है, मतलब रिसोर्सेज तो है लिमिटेड सिंगल। यहाँ पर हमारे डिजायर और डिमांड क्या है? बहुत सारे हैं और इसके अल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक्स में हमें करना क्या है? इस पीस ऑफ लैंड का हमें उस पर्पस के लिए यूज करना है जिससे क्या मिले? कंट्री को और सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब ये डिपेंड करेगा उस एरिया की, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। सोच लीजिए वहां पे कोई स्कूल ही नहीं है, बच्चे परेशान होते कि कहाँ पढ़ने जाए, बहुत दूर दूर पढ़ने जाते हैं। तो वहां पे स्कूल बनाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है वहाँ हॉस्पिटल ही ना हो, हॉस्पिटल ना है तो हॉस्पिटल बनाने से फायदा होगा। अगर इतने सारे पर्पस थे, समझिए 6 पर्पस अभी हमें दिख रहे हैं, और 6 ही लैंड अवेलेबल होती, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते हैं और डिजायर भी अनलिमिटेड थे। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, किसके अकॉर्डिंग? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जहाँ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए दिमाग नहीं लगाना, 6 पीस है, एक पे फार्मिंग कर लो, एक पे बिल्डिंग बना लो, एक पे इंडस्ट्री को दे दो, एक हॉस्पिटल स्कूल हाईवे बना लो। तो यहाँ तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। जहां आपको डिसीजन मेकिंग करनी है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, वहीं क्या होती है? इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, रिसोर्सेज आर स्केर्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। गुड। हाँ, प्लेटिनियम भी हो सकता है, कोल माइंस भी हो सकता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कोल के अंदर भी आपके लिग्नाइट होता है, और 4 टाइप के कोल होते हैं, वो सारे क्या है? अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज है और वो लिमिटेड है। वाटर भी अपने आप में क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, लिमिटेड है। लैंड भी क्या है?
लैंड हम प्रोड्यूस थोड़ी ना कर सकते। किसी भी कंट्री को जितनी भी लैंड मिली वो सारी क्या है, लिमिटेड है। इसलिए लैंड का सप्लाई कर्व कैसा होता है, वर्टिकल, हमने बनाया भी था। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो जाने पर लैंड को हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए लैंड का सप्लाई कर्व हमने देखा था इस तरह से। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मॉड्यूल को। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स अपने आप में दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक का नाम है माइक्रो, दूसरे का नाम है मैक्रो। नेचर क्या है, ये साइंस है कि आर्ट है, ये आपको पता ही है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्रेगमेटिक है या नॉर्मेटिव साइंस है। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहला इंट्रोडक्शन दे रखा है, व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। A business is an economic activity. There are various type of business like manufacturing, mining, construction, agriculture, poultry farming, food processing, banking, insurance, health, education, transportation, communication, so on and so forth. Each one of these businesses represent activity transforming a set of input into a set of output. तो यहाँ पे अल्टीमेटली तीनों सेक्टर बता दिए, कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर, एंड अदरवाइज टर्शरी सेक्टर। और क्या बोला गया है, टर्शरी का तो कुछ एग्जांपल नहीं, टर्शरी का भी दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। तो पहले तो आप इसको भी नोट कर लो, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी तीन सेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो सकती है। मतलब आप जो भी काम करते हो, कोई भी पर्सन, या तो प्राइमरी सेक्टर का हो सकता है, सेकेंडरी का हो सकता है, टर्शरी का हो सकता है। इन तीनों सेक्टर के अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, प्राइमरी मतलब बिल्कुल प्राइम, फर्स्ट स्टेज से। तो फर्स्ट स्टेज पे कौन सा सेक्टर होता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएगी जो नेचुरल रिसोर्सेज या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इवन माइनिंग भी इसी के अंदर आता है। अगर अर्थ से ओर को निकालने का, और किसको बोलते हैं, जो अगर कोई भी पर्सन या माइनिंग कंपनी जमीन से कुछ निकलवाना चाहती है, गोल्ड, सिल्वर या जिंक, तो सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या जिंक नहीं निकलेगा, उसके साथ बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी निकलते हैं। फिर उनकी क्या करनी पड़ती है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद सबको अलग अलग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, और। तो और निकलेगा, तो और निकालने का काम भी क्या होगा, इसके अंदर आएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है,
जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट मीन्स द सेक्टर इन विच रॉ मटेरियल convert into finished goods. टर्शरी में क्या आएगा? सर्विस सेक्टर, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। प्राइमरी में क्या आ गया? फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो कुछ भी हो सकती है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जैसे चॉकलेट बना रही है कोई कंपनी, बिस्किट बना रही है, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है, वो सब यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनीज जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज देती है, बैंकिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सब कहाँ पे आएंगे? इसके अंदर आएंगे। हॉस्पिटल किसी चीज को थोड़ा ना कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, वो हमें सर्विसेज देता है, हॉस्पिटल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें आएगा ना सर्विस सेक्टर में, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी लिख सकते हो। कोई वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हाँ स्कूल्स भी आ सकता है, यहाँ पे लिखा ना मैंने एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब वही था स्कूल से। तो जब भी आप कभी भी देखना ये जो डेटा आता है ना बजट, इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, जहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक है हिमांशी, मैं समझ गई थी। जैसे बजट या इकोनॉमिक सर्वे कभी भी कोई डेटा आता है कि कौन सी इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई है, तो वहां पे कैसे डिवाइडेशन होता है? प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी है, सेकेंडरी की इतनी है, और टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी है। हो गया आप लोगों का? अब हम मॉड्यूल में से पढ़ेंगे। ठीक है। So on and so forth. Each one of these business represent activity transferring a set of input. सभी का हो गया ना ये? ठीक है।
Each one of these business represent an activity transforming a set of input. तो सारे क्या बता रहे हैं, इनपुट को आउटपुट में करने की, कन्वर्ट करने की एक्टिविटीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. वी कैन से क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इज द बेसिस ऑब्जेक्टिव. We can say creation of net value added is the basic objective of all such activities. On the input side we refer to main. अब देखिए इनपुट में क्या क्या आ सकता है, मेन, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इनपुट है. इनपुट मतलब आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगा रहे हो, कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो. और एज द इकोनॉमिक्स क्लासीफाई एज लैंड लेबर, तो हमने इसको क्लासीफाई कैसे कर रखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. By output we refer to different type of goods and services. आउटपुट का मतलब क्या है, हमने अल्टीमेटली गुड्स कौन सा बनाया और अल्टीमेटली सर्विस कौन सी दी किसी पर्सन को. विद इन गुड्स आल्सो वी हैव कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिड गुड्स लाइक एसेंशियल गुड्स, नॉन मेरिड गुड्स लाइक cigarettes. Some of these goods are non durable or single use goods are एंड सम आर ड्यूरेबल इन नेचर. देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के गुड्स दे रखे हैं. कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स से मतलब क्या होता है, जो हम कंज्यूमर है, हम जिन जिन चीजों का कंजम्पशन करते हैं वो सारे क्या है, कंज्यूमर गुड्स है. प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है जिन गुड्स को यूज करके हम फर्दर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. कैपिटल गुड्स आपको ही पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं. प्राइवेट गुड्स का मतलब होता है जब ऐसे गुड्स जिसपे किसी प्राइवेट पर्सन का राइट होता है, मतलब जो प्राइवेटली ओन्ड होता है. पब्लिक का मतलब जिसको सभी पब्लिकली यूज कर सकते हैं, जैसे रोड हो गया, पार्क हो गया, ब्रिज हो गया, क्या है, पब्लिक गुड्स है. मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स का मतलब होता है एसेंशियल गुड्स, जिनकी कोई ना कोई मेरिट है या इंपॉर्टेंस है. नॉन मेरिट मतलब क्या हो गया, सिगरेट और अल्कोहल हो गया, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिर भी सोसाइटी में है. सम ऑफ दीज गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स एंड सम आर ड्यूरेबल इन नेचर. इसमें से कोई नॉन ड्यूरेबल होते हैं और कुछ ड्यूरेबल्स होते हैं. नॉन ड्यूरेबल मतलब जो वन टाइम कंज्यूमेबल होते हैं, तो कंज्यूमेबल गुड्स तो आपके पेरिशेबल ही होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल मतलब जिनका यूज हम एक से ज्यादा बार कर सकते हैं. द पर्पज ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, कल ही देखा था हमने, 3 एक्टिविटीज देखी थी जब हमने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन देखा था या सर्कुलेशन ऑफ मनी देखा था, सर्कुलेशन ऑफ इनकम देखा था, वहां पे तीनों देखा था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीनों एक्टिविटी चलती है, मतलब डिमांड और सप्लाई ठीक से काम कर रही है, और डिमांड और सप्लाई ठीक से काम कर रही तो मनी का सर्कुलेशन भी ठीक से चलता रहता है. याद है ना सभी को ये वाला कंसेप्ट. पहले प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर कंजम्पशन के बाद वापस फैक्टर ऑफ पेमेंट का पेमेंट होता है. फैक्टर ऑफ पेमेंट का जैसे ही फैक्टर ऑफ पेमेंट का नहीं, कंज्यूमर क्या करता है, इनकम एमआरपी का पेमेंट करता है, तो वो खर्चा करता है, खर्चा किसके पास चल जाता है, वो प्रोड्यूसर की या एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है, वो वापस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम पेमेंट करता है, उसके बाद प्रोडक्शन करता है. The purpose of any economic activity such as production, consumption, distribution, exchange, inventory accumulation is to create surplus or profit. Some of non-profit organization जिसको बोलते हैं NPOs may not aim at private profit but they aim at social benefit. In context of all economics enterprises, several decisions have to be taken. For example, a production unit has to decide. अब यहाँ पे बताया गया है हमें सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोडक्शन करना है. तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ लोगों का मोटिव तो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कुछ एनपीओ मतलब एनजीओ भी तो काम करते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या देखते हैं, सोशल बेनिफिट तो देखते ही है ना, कि मेरे काम करने से सोसाइटी में बेनिफिट कितना हो रहा है. तो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके आपको 3 मेजर डिसीजन लेने होते हैं. कौन कौन से, कि क्या चीज बनाई जाए. जैसे आप सोचते हो बिजनेस स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले यही तो सोचोगे कि कौन सी चीज ऐसी बनाओ मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा हो या जिसकी सेल ज्यादा हो जाए. तो सेल ज्यादा किसकी होगी, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी. तो पहला डिसीजन क्या लेना है, व्हाट टू प्रोड्यूस. एक होता है व्हेन टू प्रोड्यूस. व्हेन टू प्रोड्यूस भी हो सकता है, मतलब कब बनाना है. कब बनाना है का डिसीजन ऐसे भी हो सकता है कि आपको सर्दियों में बनाना है, गर्मियों में बनाना है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग. फॉर होम टू प्रोड्यूस, सोसाइटी की कौन सी क्लास के लिए प्रोडक्शन करना है, मिडिल क्लास के लिए, पुअर क्लास के लिए, रिच क्लास के लिए. वाई टू प्रोड्यूस, बनाना ही क्यों है. इन द सेम वे ए फाइनेंस एंटरप्राइज डीलिंग विद फंड्स हैज टू डिसाइड. अब कोई फाइनेंस एंटरप्राइजेज जो क्या करती है, लैंडिंग ऑफ मनी का काम करती है, वो क्या करती है,
पर्सन से जिसके पास डिपॉजिट होता है, सरप्लस होता है, उससे फंड एक्सेप्ट करती है और बाकी को लोन देती है। तो क्या डिसाइड करेगी? व्हेन टू रेज फंड, वेयर टू डायरेक्ट द यूज ऑफ दिस फंड, व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी इन अदर टर्म्स, each decision problem represent an area of choice, it is suggested that economics is a discipline। अब बोला गया है कि जहाँ पे ये when आ गया, whom आ गया, why आ गया, और यहाँ पे भी आ गया था when to raise fund, अगर इन सबको आपको डिसिप्लिन करना है, इकोनॉमिक द डिसिप्लिन विच इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द रेशनलिटी एंड ऑप्टिमिलिटी ऑफ गिवन चॉइस। तो इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करेगी किस चीज में? ये जो डब्ल्यू वाले क्वेश्चन है ना, डब्ल्यू एच को समझने में कौन हेल्प करता है? वोट, वेयर, वेन, होम, वाई। वोट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, होम भी हो सकता है और वेन भी हो सकता है। तो इन सब डब्ल्यू एच को समझने के लिए या सब डब्ल्यू एच के सवालों का जवाब कौन देगा? इकोनॉमिक्स देगा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट? द टर्म इकोनॉमिक्स ऑउ टू इज ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इकोनोमिया। इसको ओइकोनोमिया भी बोल सकते हैं, लेकिन इकोनोमिया ज्यादा बढ़िया है, ओ को आप साइलेंट रखिए। इकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। Till 19th century, economics was known as a political economy. The book named an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, usually abbreviated as the Wealth of Nation by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. Before we start with the meaning of business economy, it is important for the use to understand what economics is about. For this, consider the following situation. तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन और ऐड कर लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक्स वर्ड्स डिराइव, कहां से हुआ ये? इकोनोमिया या ओइकोनोमिया भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब घर को मैनेज करना, तो इकोनोमिया मतलब इकोनॉमी को मैनेज करना। पूरी कंट्री आपका घर है तो पूरा देश, जब आपका घर है तो पूरे देश को मैनेज करो। तो इकोनॉमी का मतलब क्या? इकोनॉमिया बना था हाउस होल्ड से, और इकोनॉमी किसको मैनेज करने की बात हो रही है? पूरी कंट्री को मैनेज करने की बात हो रही है। दूसरा, पहले क्या होता था देखिए, होल इकोनॉमी, इस पे एक लाइन लिखी हुई है, होल इकोनॉमी नॉन एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पहले जैसे मैंने आपको अर्थशास्त्र का एग्जांपल भी दिया, कौटिल्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी या बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने इकोनॉमी तो कम बताई थी, लेकिन क्या बताया था? पॉलिटिकल मैनेजमेंट बताया था कि हमारे यहाँ पे जो राज्य व्यवस्था है वो कैसे चलती है। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो हो सकता है, हो सकता नहीं, एक्चुअल में होता ही है, जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पे इकोनॉमी क्या रहेगी? बढ़िया ही रहेगी। जहां पे ऑटोक्रेसी रही थी वहां पे हो सकता है पैसे ज्यादा हो लोगों के पास, लेकिन वो खुश नहीं होंगे। तो दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी है। तो पहले क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमी ही होती थी। बाद में हुआ जब ये 1776 का पीरियड आया, तो एडम स्मिथ नाम के एक पर्सन थे, इकोनॉमिस्ट थे, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर जो सिस्टमेटिक बुक लिखी थी, जिसने इकोनॉमिक्स को पॉलिटी से अलग किया था। पहले तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स चल रही थी, जिसमें पॉलिटी भी इंक्लूड थी और इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड थी। तो एडम स्मिथ ने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अलग किया, इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन बन गए? एडम स्मिथ। इस आगे एक पॉइंट लिख लीजिए, एडम स्मिथ सेपरेट द पॉलिटी फ्रॉम economics and he has written a book, namely, नाम क्या था बुक का? बुक नेम इज एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation।
कब लिखी थी? पीरियड ध्यान रख लेना 1776 में। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक बुक इन्होंने लिखी थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट्स व्हाई एडम स्मिथ इज नोन एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। इंक्वायरी की स्पेलिंग देख लेते हैं। क्यों इंक्वायरी की? ये भी तो हो सकती है, देखो दोनों हो सकती है। आप चेक कर लेना, बुक में भी यही लिखी हुई है और ये भी सही है। बुक में गलत लिखी है क्या? मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ मानसी, ये सही है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन होंगे? एडम स्मिथ, वेरी गुड। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड केन्स। देखिए कुछ कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जैसे आपको यहाँ पे इंक्वायरी का लग रहा हो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप गूगल पे, मैं भी बाद में चेक कर लूंगी, अभी चेक नहीं कर रही हूँ। हो सकता है दोनों सही हो, क्योंकि इंग्लिश में दो लैंग्वेज चलती है। कौन कौन सी? एक तो ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, एक यूएसए वाली इंग्लिश अलग होती है। जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने सेंटर की स्पेलिंग दो देखी होगी। एक सेंटर हम ऐसे भी लिखते हैं, एक सेंटर हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। बस डिफरेंस क्या है? एक यूएसए वाली इंग्लिश से आया, एक ब्रिटिश इंग्लिश से आया है। ऐसे बहुत सारी स्पेलिंग्स है जिसमें ई या ए चेंज हो जाता है, जिसमें ई या आर चेंज हो जाता है। तो डिफरेंस किसका है? कौन सी लैंग्वेज से वो वर्ड आया हुआ है। तो इंक्वायरी और इंक्वायरी का भी मुझे ये डिफरेंस लग रहा है, शायद एक यूएसए वाली इंग्लिश में लिखा जाता होगा और एक ब्रिटिश वाली में। Adam Smith separated the polity from economics, and he has written a book, namely An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations 1776. That's why Adam Smith is known as the father of economics. हो गया सभी का? अब इधर देखिए, तो यहाँ पे बुक का नाम गिवन है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बिफोर वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। फॉर दिस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा होगा कि आपको 1000 रुपए मिले हैं। अब आपके पास चार सिचुएशन है, वही बात हो रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड बॉन्ड्स। यू कैन गिव पार्टी टू योर फ्रेंड्स, यू कैन बाई योरसेल्फ, ड्रेस भी खरीद सकते हो, आप मूवी के लिए भी जा सकते हो और बुक भी खरीद सकते हो। लेकिन आप चारों चीजों को तो पूरा नहीं कर सकते, आप किसी एक या दो को ही पूरा कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? रैंकिंग करोगे। रैंकिंग करोगे मतलब डिसीजन मेकिंग करोगे और डिसाइड करोगे किसको तो पूरा कर ले और किसको छोड़ दें। द फंडामेंटल बींग्स, अब यहाँ पे वापस बात आ गई कि जो ह्यूमन डिजायर्स होती है वो तो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और इसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वॉन्ट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। स्केर्स मतलब क्या होता है? लिमिटेड। फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, let us now examine what economics studies about. Economics is the study of the process by which the relatively score, अब सेम बात बोली जाती है कि प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग की। कौन सी डिसीजन मेकिंग? कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हम अलोकेट कैसे करें। बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर allocated to satisfy the competing unlimited wants of human being in a society. Of course the available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest value uses. तो इसी चीज को अचीव करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। कोई ना समझ इंसान होगा तो कुछ भी कर देगा। 1000 रुपए मिले तो वो अपने प्लेजर को ध्यान में, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल को ध्यान में नहीं रखेगा, ऐसे ही 1000 रुपए उड़ा देगा। कुछ लोग होते भी ऐसे, आपको पता होगा, उनको मैनेजमेंट नाम का कुछ नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता कि जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका कैसे यूज करना है। जैसे आपने टाइम, आपकी लाइफ में सबसे लिमिटेड क्या है? टाइम। टाइम लिमिटेड रिसोर्सेज है। और आपके पास जो 24 घंटे होते हैं उसमें से देखिए सोने और खाने का टाइम तो हटा ही दो, उस वहां पे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। 7 से 8 घंटे आपको सोना है और आपका 1.5-2 घंटा खाना पीने का है, 10 घंटे तो ऐसे गए। बाकी जो टाइम बचा है आपका,
उसमें आपकी क्या होते हैं, डिजायर तो होते हैं अनलिमिटेड, लेकिन आपके पास घंटे कितने बचे, 14 घंटे बचे। अब आपको क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। जो वहां पे ठीक से मैनेज कर लेता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं कर पाता फिर हम लोग यहीं रह जाते हैं। इसलिए टाइम भी एक लिमिटेड फैक्टर है, आपको उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। तो मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे, जब लाइफ में आप कुछ ना कुछ गोल रखोगे। अगर आपने कुछ गोल ही नहीं रख रखा तो फिर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे, इधर उधर दोस्तों से घूमने, कहीं भी घूमने निकल जाओगे। घूमना ठीक है लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, वीकेंड्स पे होना चाहिए। कुछ भी मूवी देख लोगे, मूवी भी देखनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि मूवी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। कुछ लोगों को या बच्चों को एडिक्शन हो जाता है किसका, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने का। तो आपको ऐसे एडिक्शन नहीं पालने हैं अभी, क्योंकि टाइम क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। Of course, the available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest value usage. Economics is thus the study of how we work together to transform. तो इकोनॉमिक्स क्या बताती है, स्टडी करनी है किस चीज की, कि हमें स्केल रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज बनाने में कैसे यूज करना है कि सोसाइटी को क्या मिले, मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इनफाइनाइट वांट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्व्स। तो आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप क्या अभी भी डोरेमोन देखते हो क्या? ठीक है, मैं देखिए मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ कि आपको आइसोलेट रह के पढ़ाई करनी चाहिए। आइसोलेशन किसी भी चीज का सॉल्यूशन है ही नहीं, सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। आपको डोरेमोन देखना अच्छा लगता है, डोरेमोन देख लो, पर साथ में पढ़ाई भी होनी चाहिए। मैं एडिक्शन की बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों को गलत टाइप के एडिक्शन लग जाते हैं, क्योंकि मेरे को भी लग गए थे एक बार। मतलब मुझे तो जॉब, ड्यूरिंग द जॉब लगे थे। जैसे मैं शाम को आती थी 7-8 बजे ऑफिस से, तो उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज नहीं की, खाना भी नहीं खाया, बस मैंने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज चलाई और मैं देखने लग गई। कब रात के 2-3 बज गए, फिर सो जाओ, सुबह वापस उठो, ना तो खाने का पता ना सोने का पता। तो इस टाइप का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जो इम्बैलेंस हो जाता है उससे आपका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब बाकी का हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं। तो आप सभी को हैव ए ग्रेट डे। ओके, एडिक्शन है तो इसको दूर करने की कोशिश करो। हाँ पूछिए, जीएसटी का क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अभी एक तनु का एक क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं, पूछिए तनु। ये टर्नओवर की लिमिट तो मुझे भी ध्यान नहीं है। टर्नओवर लिमिट तो आपको इस पे भी मिल जाएगी गूगल पे, क्योंकि देखिए मुझे आईडीटी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया और अभी बजट आया है ना, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंज हुआ हो। ये तो मुझे याद है कि दो चीजें होती है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है, कंपोजिशन स्कीम होती है। आपका नॉर्मल बिजनेस है। इसमें तो 40 lakhs आ रहा है। मुझे जहां तक अभी इसमें गूगल पे दिख रहा है उतना तो 40 lakhs आ रहा है। 40 lakhs ही देखा होगा आपने भी। बाकी मैं आपसे को और कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है कल। ओके, तो अब हम मिलेंगे कल। हैव ए ग्रेट डे आप सभी को। हाँ, गुड्स के लिए 40 लाख दे रखी है और सर्विसेज के लिए 20 लाख दे रखी है। ठीक है तनु, मैं आपको कल बात करके बता दूंगी, कल मिलते हैं।